मैम अजान खत्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक। मैम शैल वी स्टार्ट। हाँ जी कर लें। ओके मैम। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। माय नेम इज़ जुनैद एंड माय ग्रुप मेंबर्स आर नुमान कासमी इज लीडर, राबिया कोसर एंड कोमल अफजल। सो हमारा टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी एंड प्रोटोकॉल। तो राबिया आपको ये एक्सप्लेन करेंगी, देन वी विल मूव फर्दर। राबिया प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राबिया। मेरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल में यस मैम, फुल स्क्रीन कर लें। फुल स्क्रीन कैसे? F5 दबा दो, F5 प्रेस करो। किया है प्रेस, वेट। ओके ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल में the protocol address distributed execution of following commands being begin transaction abort commit and discover। इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी के, इसमें 4 ट्रांजैक्शन ये यूज होती हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन, अबॉर्ट और कमिट। जब ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिगिन जो कमांड है वो यूज करते हैं। अबॉर्ट जब हम किसी ट्रांजैक्शन से को मजीद परफॉर्म नहीं करना चाहते, उसे निकलना चाहते हैं तो अबॉर्ट। और कमिट अगर हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और रिकवर जब हमारी कोई साइट वगैरह का इशू हो जाता है या फेल हो जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए, अगेन उसकी स्टेट को रिकवर करने के लिए रिकवर यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल में तीन कंपोनेंट होते हैं: कमिट, टर्मिनेशन एंड रिकवर प्रोटोकॉल। कमिट में हम ये देखते हैं कि अगर वन और मोर साइट्स इन्वॉल्व हैं तो उनमें कमिट कमांड कैसे यूज होती है और कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। टर्मिनेशन में ये होता है कि अगर कोई साइट फेल हो गई है, पूरी ट्रांजैक्शन में कोई साइट फेल होती है तो बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो इस चीज़ को किस तरह डील करती हैं। तो इसमें नॉन ब्लॉकिंग है। उसमें ये होता है कि अगर कोई साइट फेल हो जाती है तो इसका बाकी साइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको उनका वेट ना करना पड़े। रिकवर प्रोटोकॉल्स में ये होता है हाउ एंड वेयर फेलियर अकर टू रिकवर द स्टेट वंस साइट इज रीस्टार्टेड। अब इसमें ये चेक किया जाता है कि क्यों और किस वजह से जो है वो फेलियर अकर हुआ है, ताकि उसकी स्टेट को रिकवर किया जा सके। टू फेज कमिट, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है टू फेज कमिट प्रोटोकॉल्स। ये इंश्योर करता है एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। एटॉमिसिटी मतलब या तो ट्रांजैक्शन फुली तौर पे हमारी एग्जीक्यूट होगी या तो नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आधी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, ये नहीं होता, इससे इनकंसिस्टेंसी आती है। तो इसमें ये एटॉमिसिटी को इंश्योर करता है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं मेन, कोऑर्डिनेटर और पार्टिसिपेंट। कोऑर्डिनेटर वो होता है जो ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करता है। पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो इसके अलावा जो हैं ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इसमें कमिट के 2 मेन रूल होते हैं।
if even one participant vote for abort transaction, the coordinator has to reach a global abort decision. अब देखिए कोई एक भी जो साइट है वो अबोर्ट का वोट कर देती है, तो जो कोऑर्डिनेटर है उसको फाइनल डिसीजन ग्लोबल अबोर्ट का ही देना पड़ता है, क्योंकि फुली तौर पे उसको इंश्योर करना होता है कि सारी साइट्स इन्वॉल्व हों उसके अंदर, कोई साइट लीव ना करे, मतलब अगर लीव करना भी है तो इंडिपेंडेंटली करे. If all participant vote to commit the transaction, the coordinator has to reach a global commit decision. अगर सारे जो हैं वो साइट्स वोट कर देती हैं कमिट के लिए, तो उसको ग्लोबल डिसीजन जो है वो कमिट का देना पड़ता है. यूनिलैटरल अबॉर्ट वो होता है कि साइट कैन नॉट अबॉर्ट विदाउट बीइंग टोल्ड. मतलब कि जो साइट है वो बताए बगैर जो है वो अबॉर्ट नहीं कर सकती, एक्नॉलेज किए बगैर. इसमें 2 फेज होते हैं. फेज 1 में ये होता है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो सेंड करता है मैसेज ऑल पार्टिसिपेंट, सारे पार्टिसिपेंट को वो मैसेज सेंड करेगा इफ दे आर रेडी टू कमिट और नॉट. फिर वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं आगे से वो मैसेज सेंड करते हैं येस और नोट का, कि अगर वो रेडी हैं या नहीं. ये आपको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ने इनिशियल मतलब स्टार्ट लिया, उन्होंने लॉग में बिगिन कमिट की कमांड लिखी और स्टार्ट करके एक मैसेज भेज दिया पार्टिसिपेंट को, प्रिपेयर मैसेज, और खुद वो वेट स्टेट में चला गया. ठीक है, अब प्रिपेयर मैसेज गया वहाँ से, जब उनको प्रिपेयर मैसेज रिसीव हुआ तो वो खुद से आस्क करता है क्वेश्चन कि क्या वो रेडी टू कमिट है, मतलब वो कमिट करना चाहता है या अबॉर्ट करना चाहता है. तो अगर तो वो कमिट नहीं करना चाहता तो वो अबॉर्ट कर देगा, राइट अबॉर्ट करेगा, लॉग में कमांड अबॉर्ट लिखेगा और अबॉर्ट का वोट चला जाएगा. ठीक है, अगर वो अबॉर्ट नहीं करना चाहता, कमिट करना चाहता है, तो वो लिखेगा यस आई एम रेडी, तो और साथ में वो लॉग में लिखेगा रेडी इन रेडी. ठीक है, वो फिर कमिट का वोट जो है वेट स्टेट में चला जाएगा. ये फेज 1 था. नेक्स्ट फेज 2 में ये होता है कि कोऑर्डिनेटर मेक फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स. वो जो भी पार्टिसिपेंट सारी साइट्स ने उनको वोट दे दिया कोऑर्डिनेटर को, अब उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि वो कमिट करना चाहता है या अबॉर्ट. अगर सारे वोट यस हुए तो वो कमिट करेगा, अगर एक भी वोट नो का आ गया तो वो उसको अबॉर्ट करेगा. कोऑर्डिनेटर सेंड इट्स फाइनल डिसीजन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. फिर जब वो डिसीजन ले लेगा वोट्स की बेस पे, तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स को वो डिसीजन सेंड करेगा. फिर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो हैं वो एक्शन लेंगे कि उनको क्या करना है. तो ये मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखें, अब सारे उसने वोट रिसीव कर लिए यहाँ वेटिंग स्टेट पे. अब वो देखेगा कि एनी नो, चेक करेगा कि कोई नो आया है. अगर यस, अगर एक भी नो आया है तो वो राइट करेगा अबॉर्ट लिखेगा लॉग में, और ग्लोबल अबॉर्ट का फिर यहाँ से मैसेज जो है यहाँ चला जाएगा रेडी स्टेट में, और उसके बाद अबॉर्ट होगा और फिर एंड ट्रांजैक्शन हो जाएगी. अगर तो उसको नहीं आया कोई भी नो, तो वो कमिट करेगा, राइट कमिट इन लॉग, और कमिट करके एंड ट्रांजैक्शन कर देगा. वेट, एंड ट्रांजैक्शन कर देगा. उसके बाद जब उसको यहाँ से जब मैसेज गया कि ग्लोबल अबॉर्ट या ग्लोबल कमिट का मैसेज जाएगा यहाँ से पार्टिसिपेंट्स को, तो वो रेडी स्टेट से आगे जाएगा टाइप ऑफ मैसेज, मतलब उसको इधर से मैसेज क्या मिला है, ग्लोबल अबॉर्ट मिला है या ग्लोबल कमिट मिला है. अगर तो उसको ग्लोबल अबॉर्ट मिला है तो वो यहाँ से जाएगा, जाके लॉग में अबॉर्ट लिखेगा और अबॉर्ट कर देगा. ठीक, अबॉर्ट कर देगा, अनलिटरल अबॉर्ट कर देगा. उसके बाद अगर तो वो अबॉर्ट का नहीं आया डिसीजन, अगर कमिट का ग्लोबल डिसीजन आया है, तो वो करेगा कमिट लिखेगा लॉग में और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कमिट को, और फिर वो एंड ट्रांजैक्शन हो जाएगी और इधर से वो कमिट कर देगा.
इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे क्लास। जी आप फर्दर मूव करें राबिया। ओके, नेक्स्ट जो है ये पार्टिसिपेंट के दरमियान की जो कम्युनिकेशन है वो है सेंट्रलाइज्ड 2PC के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे होती है। सेंट्रलाइज्ड में कोई कम्युनिकेशन पार्टिसिपेंट्स के दरमियान नहीं हो रही होती, जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रही, तो ये चीज इसमें सेंट्रलाइज में ये होगा। नेक्स्ट है लीनियर और इसे नेस्टेड 2PC भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो उनके दरमियान 2 फेजेस में कम्युनिकेशन होती है। 2 फेज होते हैं, एक बैकवर्ड होता है और एक फॉरवर्ड होता है। इसमें कोई भी पैरेललिज्म नहीं होती, मतलब एक टाइम पे 2 काम नहीं हो सकते। तो इसमें किस तरह कम्युनिकेशन होती है देखें, जो नंबर 1 है ये वाला, यहाँ पे समझ लें कि कोऑर्डिनेटर है और ये आगे जो है पार्टिसिपेंट है। अब कोऑर्डिनेटर ने प्रिपेयर मैसेज भेजा अपना, तो आगे से जो प्रिपेयर मैसेज जो ये जो सेकंड वाला है ये अपना वोट कमिट या वोट अबॉर्ट जो है वो थर्ड को भेजेगा। थर्ड वाला अपना जो भी वोट होगा वो 4 को, और 4 वाला 5 को, देन 5 वाला n को सेंड करेगा। ये हो गया फॉरवर्ड। और नेक्स्ट जो सेकंड फेज है उसमें बैकवर्ड होता है। बैकवर्ड n जो है वो 5 को सेंड करेगा, जो भी उसका ग्लोबल डिसीजन होगा, मतलब ओवरऑल डिसीजन होगा कि उसको अबॉर्ट करना है कि कमिट करना है। वो डिसीजन अपना n से 5 को, 5 से 4 को, एंड देन 4 से 3, 3 से 2, और फिर इधर से ये इसके पास चला जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास, और कोऑर्डिनेटर इसकी बेस पे कोई डिसीजन दे देगा कि उसे ग्लोबली कमिट करना है या फिर अबॉर्ट करना है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड 2PC। इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, इसमें दूसरा फेज नहीं होता। एक ही फेज में सारा काम कंप्लीट हो जाता है। जो एक ही फेज में कोऑर्डिनेटर मैसेज सेंड करता है सारे पार्टिसिपेंट्स को कि तुम लोग प्रिपेयर हो कि नहीं। तो वो जैसे ही मैसेज सेंड करता है तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मैसेज मिल जाता है। अब जो भी पार्टिसिपेंट कोई वोट कर डिसाइड करता है तो वो पूरे सारे ही पार्टिसिपेंट्स को वोट सेंड कर देता है। सारे पार्टिसिपेंट को जो वोट है ब्रॉडकास्ट कर देता है। इस तरह सबको एक दूसरे का ना पता चल जाता है कि क्या डिसीजन है, अबॉर्ट है या उन्होंने कमिट करना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें पार्टिसिपेंट का पता होना चाहिए एक दूसरे को कि कौन से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर इस मसले का हल ये है कि कोऑर्डिनेटर जब प्रिपेयर मैसेज सेंड करता है ना, तो साथ में वो कोऑर्डिनेटर की जितनी भी लिस्ट है ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको रख के, तो वो लिस्ट को साथ अटैच करके सेंड करता है प्रिपेयर मैसेज। तो वहां से वो कोऑर्डिनेटर जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं एक दूसरे का जान लेते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ 2PC। Two variation of 2PC has been proposed in to improve its performance. अब नेक्स्ट ये है कि इनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है 2PC को। प्रीज्यूम अबॉर्ट, इसमें ये है कि प्रीज्यूम अबॉर्ट और प्रीज्यूम कमिट, दिस ये दो प्रपोज की गई हैं वेरिएशन। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मैसेज दैट आर ट्रांसमिटेड बिटवीन कोऑर्डिनेटर एंड पार्टिसिपेंट एंड द नंबर ऑफ टाइम लॉग्स आर रिटन। तो ये जितने भी मैसेज एक्सचेंज होते हैं बिटवीन कोऑर्डिनेटर एंड पार्टिसिपेंट उसके नंबर्स को कम कर देता है, और जो लॉग्स के अंदर कमांड्स लिखते हैं उनके नंबर को भी कम कर देता है। कैसे, अब मैं बताती हूँ, एक मिनट। अब ये देखें, जैसे सपोज ये साइट जो है कमिट, इसने पूछा कि इसने ना इधर से ग्लोबल कमिट का मैसेज भेजा कि ग्लोबल कमिट करना है। अब यहाँ से जो है पार्टिसिपेंट आगे से जब तक वो इक्नोलेज नहीं करता कि कमिट का इक्नोलेज नहीं करता, तब तक वो ग्लोबल कमिट का मैसेज भेजता रहेगा, उससे मैसेज भेजता रहेगा। लेकिन जब तक के टाइम आउट नहीं हो जाता, एक टाइम होता है, टाइम स्लॉट, उसके अंदर वो मैसेज भेजता रहेगा। जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो दोबारा से ट्रांजैक्शन को अपने को स्टार्ट करता है।
इस तरह फिर मैं बताती हूँ, एक मिनट। Presume abort 2PC protocol. When failed site recover after the recovery routine will check the log and check the transaction outcome. अब if no information available to process from coordinator is equivalent to abort. अब देखिए यहाँ पे एक presumed abort यूज किया गया है, मतलब इसकी खुद से assumption ले लेना कि presumed abort के अगर उसको कोई information जब वो recover करता है उसको कोई information नहीं मिलती log के अंदर या कहीं से उसके coordinator के log के अंदर से information नहीं मिलती, जो message exchange हुए थे नहीं मिलते, तो वो उसको equivalent to abort consider करेगा, वो अबॉर्ट कर देगा। प्रीज्यूम कमिट के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई साइट फेल हो जाती है तो जब वो रिकवर करती है तो वो चेक करेगी ट्रांजैक्शन का जो लॉग होता है उसके अंदर जो मैसेज एक्सचेंज होता है कि वो जो है क्या डिसीजन लिया था कोऑर्डिनेटर ने, वो जब देखेगा लॉग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो यही कंसीडर करेगा कि उन्होंने कमिट ही किया है, और यहाँ पे वो ये कंसीडर नहीं कर सकता कि अबॉर्ट किया है, उसने प्री अजम्पशन यही लगानी है कि उन्होंने कमिट किया है। अब देखो इसमें इशू ये है कि अब कोई जो कोऑर्डिनेटर है सपोज उसको वोट आते हैं, कोई एक वोट आ जाता है उसका अबॉर्ट का और वो अबॉर्ट कर देता है, उसके इसके रिकवर होने वेबसाइट साइट के रिकवर होने से पहले अबॉर्ट कर देता है। जब अबॉर्ट कर देता है तो कोऑर्डिनेटर अबॉर्ट कर देता है और वो फेल हो जाता है, तो बाकी साइट्स यही समझती हैं कि उसने कमिट किया है, तो वो तो यही अजम्पशन लगाएंगे कि कमिट हुआ है, तो वो सारे कमिट कर देंगे और जो कोऑर्डिनेटर है उसने अबॉर्ट किया होगा। इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है। ये कुछ इश्यूज हैं 2PC में जो आगे जुनेद डिस्कस करेंगे। जी जुनेद स्टार्ट करें, नेक्स्ट आप। Yes, thank you. Okay. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, of course. जी आ रही है। आपकी नहीं, आपके अस्सलाम सिस्टम की आ रही वालेकुम। है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है और उसी टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करूंगा, डीलिंग विद साइट फेलियर। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, एक मिनट। ओके, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने जितना इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है वो मैं विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस वन। ओके, फर्दर आता है डीलिंग विद साइट फेलियर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन फेलियर्स आती हैं, साइट फेलियर्स आती हैं। अब डीलिंग विद साइट फेलियर डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, लाइक ट्रांजैक्शन फेलियर्स है, जिस अभी ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं साइट फेलियर्स है। रीजन क्या हो सकती है, एरर इन द ट्रांजैक्शन और पोटेंशियल डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक ये होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद पढ़ा हो। डेडलॉक वो होता है लाइक एक रोड से कोई ट्रैफिक एक जगह से आ रही है और दूसरी रोड से दूसरी ट्रैफिक आ रही है, तो एक जगह पे दोनों अगर फंस गए हैं तो वहां पे डेडलॉक लग गया। लाइक एक ट्रैफिक आपकी एक साइड से आ रही है और दूसरी ट्रैफिक आपकी बी साइड से आ रही है, तो दोनों एक ही जगह पे आएंगे तो डेडलॉक आप पे लग जाएगा। तो ये इसकी रीजन हो सकती है। अप्रोच टू हैंडल सच फेलियर इज टू अबाउट द ट्रांजैक्शन, मतलब इसको डिसमिस कर दिया जाए, इसको ट्रांजैक्शन को खत्म कर दिया जाए या फिर इसको रोल बैक कर दिया जाए, तो इसको अप्रोच को हैंडल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट साइट सिस्टम फेलियर। रीजन क्या हो सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकती है, ठीक है, वो तो सभी जानते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। रिजल्ट इन लॉस ऑफ मेन मेमोरी का मसला हो सकता है, प्रोसेसर फेलियर, पावर सप्लाई, जो पीसी की पावर सप्लाई होती है जिसकी बेस पे पीसी चलता है, वो वाली पावर सप्लाई। फेल्ड साइट बिकम अनरीचेबल फ्रॉम अदर साइट्स। टोटल फेलियर एंड पार्शियल फेलियर, मतलब टोटल भी फेल हो सकता है साइट्स और पार्शियल चंक्स में या मॉड्यूल्स में भी फेल हो सकता है। और आगे देखते हैं, मीडिया डिस्क फेलियर। रीजन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर, एरर्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई मसला आ सकता है, हार्डवेयर का मसला हो सकता है, फॉल्ट सच एज हेड क्रैशेस और कंट्रोलर फेलियर। हेड क्रैशेस क्या होता है, हेड क्रैशेस वो होता है जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मैं माजरत चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइज के लिए, तो आई एम वेरी सॉरी। हेड क्रैशेस क्या होता है, हेड क्रैशेस आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक जो उसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं और उसको
लाइक प्लेट्स उसके ऊपर लगी होती है, जब वो क्रैश हो जाती है ना, जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, तो उस चीज़ को ये हेड क्रैशेस कह रहा है। लाइक हार्ड ड्राइव के अंदर जो चीज़ें को क्रैश हो जाती हैं, ये उस चीज़ को क्रैश कह रहा है, हेड क्रैश। और कंट्रोलर फेलियर की वजह से ये इसकी रीजंस हैं, ये फेलियर साइट फेलियर की रीजंस हैं। रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज आपको सबको पता है, ये जिस पे आप डाटा स्टोर करते हैं, डिवाइस दैट स्टोर द डाटाबेस रिजल्ट इन आइदर ऑल और पार्ट ऑफ द डाटाबेस बीइंग इनएक्सेसिबल और डिस्ट्रॉयड। जो इनएक्सेसिबल हो जाती हैं या फिर खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कम्युनिकेशन फेलियर क्या हो सकते हैं? टाइप्स लॉस्ट और अनडिलीवरेबल मैसेजेस, मतलब आपका जिस तरह पैकेट लॉस होते हैं, नेटवर्किंग में पैकेट लॉस होते हैं, ये वो वाले मैसेज हो सकते हैं। लाइक आप उसकी सर्वर सेंड मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो भी मैसेज हो सकते हैं। कम्युनिकेशन लाइन फेलियर्स हो सकते हैं। लाइक आपने पीटीसीएल का एक फोन लगवाया हुआ घर में, तो उसकी जो वायर्स हो सकती हैं, उसकी कम्युनिकेशन लाइन भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ये वो वाली कम्युनिकेशन फेलियर की बात कर। आगे नेटवर्क पार्टीशनिंग और भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं। इफ द नेटवर्क इज पार्टीशन, मतलब कि डिवाइड किया गया, पार्टीशन किया गया, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया, द साइट इन ईच पार्टीशन में कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ये द साइट इन ईच पार्टीशन में कंटिन्यू टू ऑपरेट, हो सकता है वो कंटिन्यू कर सके ऑपरेट करने में, हो सकता है ना करे। ठीक है, इन मॉड्यूल्स executing transaction that access data store in multiple partitions become a major issue। मतलब कि आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एक आप यूएमटी का डाटा, एक आप यूएमटी के मेन ब्रांच में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एक आप इस्लामाबाद में स्टोर कर रहे हैं, एक आप लाहौर में स्टोर कर रहे हैं किसी और ब्रांच में। तो इन चीज़ों को टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन फेलियर्स आती हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट टर्मिनेशन एंड रिकवरी प्रोटोकॉल फॉर 2PC। अभी ये राबिया ने आपको बताया था 2PC, तो ये क्या होते हैं फेज प्रोटोकॉल, ये भी राबिया ने आपको सारा कुछ बताया। मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी, ताकि इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रा ज़्यादा क्लियर हो। टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज अ ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये कैसे है आगे जाके देखेंगे। ये क्या करता है? इंश्योर एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है ये एटॉमिसिटी? क्या है? आइदर द ट्रांजैक्शन विल बी ग्लोबली 100% और नॉट कमिट। लाइक आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, लाइक आप अपने कोई एचबीएल से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने किसी के और के बैंक में ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, तो क्या ऐसा होता है कि आप ट्रांजैक्शन कर दें तो आपने 10,000 सेंड किया, उसमें से 7,000 हो गए तो 3,000 मिस हो गए? ऐसा कभी भी नहीं होता। या तो वो 10,000 पूरे जाएंगे या तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो टू फेज कमिट प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है, ये एटोमिसिटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटेन कंसिस्टेंसी इफ ऑल पार्टिसिपेंट आर एग्रीड टू कमिट द ट्रांजैक्शन विल प्रोसीड। मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स एग्रीड हैं कि मैंने हाँ ये कमिट करना है, ट्रांजैक्शन को कमिट करना है, तो फिर ये फर्दर प्रोसीड होगी, अदरवाइज इट विल नॉट गोना प्रोसीड फर्दर। तो इफ वन पार्टिसिपेंट कमिट अबॉर्ट, अगर एक पार्टिसिपेंट भी उनमें से अबॉर्ट का साइन या अबॉर्ट का वोट दे देता है, तो देन इट विल लीड टू द ग्लोबल अबॉर्ट। मतलब सारा कुछ अबॉर्ट हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा कि जी 4 ने अगर अबॉर्ट का कहा है तो एक ने यस कमिट का कह दिया तो कमिट का होगा, नहीं। जो एक ने भी बोर्ड का कह दिया तो सारा वोट होगा, एक ने भी कमिट का कह दिया तो कमिट होगा, मतलब सब ने कमिट का कह दिया तो कमिट होगा। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन रोल बैक। वही ट्रांजैक्शन की अभी बात की थी, ये वही वाली इसकी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। ओके, टर्मिनेशन रिकवरी प्रोटोकॉल फॉर 2PC। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, टर्मिनेशन प्रोटोकॉल, रिकवरी प्रोटोकॉल। तो टर्मिनेशन प्रोटोकॉल में दो किस्म के टाइम आउट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का टाइम आउट, पार्टिसिपेंट का टाइम आउट। कोऑर्डिनेटर के टाइम आउट में देखते हैं दो किस्म की स्टेट्स आती हैं, स्टेट वेट स्टेट, स्टेट कमिट एंड अबाउट स्टेट। ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज फॉर वोट अबाउट वोट कमिट सिग्नल्स एंड इफ इट टेक्स टाइम। ओके, अब ये वेट करता है, ठीक है, ये वेट करता है सिग्नल के लिए। वोट कमिट या वोट अबाउट एज अ सिग्नल काउंट होता है। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट की तरह से वेट कर रहा होता है। अगर इस सिग्नल को आने में देर हो जाए, ठीक है, इफ इट टेक्स टाइम, एंड पे लिखा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है? इट विल लीड टू द ग्लोबल अबाउट। ठीक है, अगर ये टेक ज्यादा टाइम ले रहा है तो ग्लोबल अबाउट हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? प्रोसेस विल नॉट प्रोसीड फर्दर, तो ये आगे भी नहीं जाएगा प्रोसेस। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं स्टेट कमिट अबाउट स्टेट। In this case, the coordinator is not sure that the commit or abort procedure have been completed in participant side। इसमें coordinator is not sure, मतलब coordinator को confirm नहीं होता
कि कमिट या अबॉर्ट प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं पार्टिसिपेंट वाली साइड पे, ठीक है। तो क्या होता है अगर ये ऐसा हो तो क्या होता है, thus the coordinator repeatedly send the global commit और global abort। अगर ऐसा हो कि कंफर्म ना हो, श्योर ना हो कोऑर्डिनेटर को पार्टिसिपेंट की साइड पे कि उसका मैसेज क्या है, उसकी जो अभी मैंने ऊपर बताया कमिट और अबॉर्ट प्रोसीजर क्या है, तो क्या करता है वो ग्लोबल अबॉर्ट या ग्लोबल कमिट के मैसेज सेंड करता रहता है अनटिल एंड अनलेस वो एक्नॉलेजमेंट उसको ना मिल जाए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जी पार्टिसिपेंट का टाइम आउट। अब इसमें क्या होता है, स्टेट इनिशियल पे पार्टिसिपेंट का टाइम आउट हो सकता है, स्टेट रेडी पे पार्टिसिपेंट का टाइम आउट हो सकता है। सो इट विल स्टे फॉर प्रिपेयर मैसेज दैट कोऑर्डिनेटर विल सेंड। ये वेट करता है कोऑर्डिनेटर, सॉरी, इट विल स्टे फॉर प्रिपेयर मैसेज दैट कोऑर्डिनेटर सेंड करेगा प्रीपेयर मैसेज। पार्टिसिपेंट वेट कर रहा होता है कि कोऑर्डिनेटर सेंड करेगा प्रीपेयर मैसेज मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ कोऑर्डिनेटर डिडंट सेंड प्रीपेयर मैसेज एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मतलब एक होती है ना कि 5 7 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर उसको नहीं रिस्पॉन्स मिला तो क्या होगा, ये अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे अबॉर्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन होती है तब। ओके, अब रेडी स्टेट में देखते हैं, स्टेट रेडी की पार्टिसिपेंट टाइम आउट क्या होता है, वोट कमिट सेंट। अब वोट कमिट सेंट हो चुका होगा, ठीक है। अब क्या होता है, डिडंट गेट कोऑर्डिनेटेड डिसीजन। कोड अगर वोट कमिट सेंड हो जाए तो कोऑर्डिनेटर, सॉरी, वोट कमिट सेंड हो जाए और कोऑर्डिनेटर का डिसीजन ना हमें पता हो, लाइक वो उसके डिसीजन क्या हो सकते हैं, ग्लोबल कमिट, ग्लोबल अबॉर्ट, ये उसके डिसीजन है। तो क्या होगा, अगर ये डिसीजन हमें मिले ही नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना तो वेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप एक ट्रांजेक्शन को अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने 5,000 सेंड करने किसी दूसरे के अकाउंट में, क्या आप 2 3 घंटे वेट करेंगे, नहीं करेंगे। वैसे भी सेशन आउट हो जाएगा, उसके लिए आपको इजाजत ही नहीं देगा तो ब्लॉक कर देगा। न्यू सिरे से आपको फर्दर वेरी फर्स्टली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। ये इसमें लॉजिक थी। उसके बाद आता है रिकवरी प्रोटोकॉल। रिकवरी प्रोटोकॉल के अंदर दो किस्म के साइट फेलियर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर साइट फेलियर एंड पार्टिसिपेंट साइट फेलियर। कोऑर्डिनेटर साइट फेलियर को देखते हैं। कोऑर्डिनेटर साइट फेलियर के अंदर 3 किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। साइट फेलियर हो सकते हैं इनिशियल स्टेट पे, वेट स्टेट पे, कमिट एंड अबॉर्ट स्टेट पे, ठीक है। तो रिकवर प्रोसेस बिकॉज इट वाज ऑन इनिशियल स्टेट। लो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर के साइट फेलियर हो गया आते ही इनिशियल स्टेट पे, तो ये करेगा क्या, ये करेगा कि उस प्रोसेस को अगर इनिशियल स्टेट पे ही फेल हो जाता है तो उस इनिशियल प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब आप डेफिनेटली आप आगे तो गए नहीं है, अगर आप एक जगह से दौड़ना शुरू करते हैं तो अभी आगे तो गए नहीं है, आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटर इन फेलिंग वेट स्टेट। वेट स्टेट में क्या होता है, इन दिस case the coordinator has sent the prepare command for recovery, the coordinator will start commit process for this transaction from the beginning by sending the prepare message one more time। वही होगा कि अगर उसने प्रिपेयर मैसेज कमांड सेंड किया, उसको कुछ नहीं वापस मिला, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से उसको एक दफा फिर ट्राई मारेगा कि मैं उसको प्रिपेयर मैसेज सेंड करूं और इसको फर्दर प्रोसीड करूं ताकि हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कोऑर्डिनेटर फेल इन कमिट एंड अबॉर्ट स्टेट। कमिट एंड अबॉर्ट स्टेट वो होती है जहाँ पे कमिट मतलब ट्रांजैक्शन कमिट हो चुकी, फाइनल हो चुकी, कंफर्म हो चुकी, ठीक है। ये होनी है, होनी मतलब प्रोसीड होनी है, कैंसिल नहीं होनी, प्रोसीड होनी है। अबॉर्ट क्या होता है, कैंसिल अबॉर्ट मतलब कैंसिलेशन या डिसमिस कर लो उसको, अबॉर्ट इन शॉर्ट या इन जनरल ये कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल कमिट अबॉर्ट सेंड, ठीक है। ऑलरेडी इन GCGA ग्लोबल कमिट ग्लोबल अबॉर्ट फाइनल डिसीजन ऑफ कोऑर्डिनेटर। मतलब कि अगर वो कमिट स्टेट में है या अबॉर्ट स्टेट में, तो ये कोऑर्डिनेटर का फाइनल डिसीजन हो चुका है, हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ना ऊपर जाने की जरूरत है ना दाएं ना बाएं, हमें सिर्फ इसकी स्टेट पे फोकस करना है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेंट की साइड पे साइट फेलियर। पार्टिसिपेंट फेल्स एट इनिशियल स्टेट, फेल्स एट रेडी स्टेट, फेल्स एट कमिट एंड अबॉर्ट स्टेट, ठीक हो गया। इसमें क्या आता है, it will abort the transaction itself, recover for that transaction। okay, ये क्या करता है कि ट्रांजैक्शन जो सी है, अगर इनिशियल स्टेट पे पार्टिसिपेंट की इनिशियल स्टेट पे राबिया ने एक डायग्राम आपको दिखाई थी 2PC की, तो उसकी इनिशियल स्टेट पे जैसे ही वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि इसको प्रोसीड करें स्टार्ट से, इनिशियल स्टेट से वो उसको प्रोसीड करने की रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो अगर वो फेल हो जाए
तो क्या होता है, इट विल अबॉर्ट द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। वो ही ट्रांजैक्शन जो अभी जिसकी रिक्वेस्ट सेंड की थी वो इटसेल्फ अबॉर्ट हो जाती है, ठीक है। दैट ट्राई टू रिकवर इटसेल्फ, वो उसको कोशिश करता है कि मैं उसको रिकवर भी कर लूं। उसके बाद क्या आता है, पार्टिसिपेंट फेल एट रेडी स्टेट। पार्टिसिपेंट रेडी स्टेट भी फेल हो सकता है। इसमें क्या होता है, in this case the coordinator has been informed of failed site affirmative supporting decision about the transaction before the failure। ये ट्रांजैक्शन को फेल होने से पहले पहले उसको सपोर्ट करता है, उसको इन्फॉर्म करता है। जो कोऑर्डिनेटर होता है ये पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल होने वाली है। तो क्या उस पर क्या ये करता है, अपॉन रिकवरी द पार्टिसिपेंट एट द फेल साइट कैन ट्रीट दिस एज अ टाइम आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फेल होने वाली है ट्रांजैक्शन तो क्या करेगा, इसको एज अ टाइम आउट, सेशन का टाइम आउट कंसीडर करते हुए इन द रेडी स्टेट एंड हैंड द इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, इसको रेडी स्टेट में भेजेगा और एज अ इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कंसीडर करेगा और टर्मिनेशन प्रोटोकॉल की तरफ चला जाएगा। सॉरी, ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट आता है जी पार्टिसिपेंट फेल एट कमिट एंड अबॉर्ट। वही सेम चीज वो जो सब में आ रही है लास्ट पे, फेल्स एट कमिट एंड अबॉर्ट दिस वन। सॉरी, नो स्पेसिफिक एक्शन रिक्वायर्ड बिकॉज डिसीजन ऑलरेडी बीन टेकन, मतलब डिसीजन हो चुका हुआ है कि वो उसने कमिट करना है या अबॉर्ट करना है। नो नीड टू कम्युनिकेट विद कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर से कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिसीजन हैज बीन टेकन। थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो राबिया ने भी एक्सप्लेन किया था, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल। तो ये थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल था ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल। So this one is non-blocking protocol. We consider it a non-blocking protocol as I explained. This three-phase commit protocol, three-phase design is a non-blocking protocol, but failure is restricted to site failures. ठीक है, ये उन चीजों को हैंडल करता है, लाइक जो एक चीज हो चुकी है उसमें एक एक आपने वहां से उसमें रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है जरूर, लेकिन उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके फाइनलाइज किया गया, किस तरीके से किस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ देर इज कमिट स्टेट देन प्री कमिट स्टेट विल बी अवेलेबल, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें टू पीसी प्रोटोकॉल में, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज बट ओके, इफ देर इज कमिट स्टेट देन प्री कमिट स्टेट विल बी अवेलेबल। इसका क्या मतलब है, टू पीसी प्रोटोकॉल में हमारे पास सिर्फ कमिट स्टेट थी, ठीक है। आपने पीछे डायग्राम में भी देखी थी, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, डायग्राम आने वाली है। कमिट स्टेट थी टू पीसी में, यहाँ पे कमिट स्टेट तो है, अलॉन्ग विद दैट प्री कमिट स्टेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री कमिट स्टेट भी होगी थ्री फेज प्रोटोकॉल में, जो मॉडिफाइड वर्जन है टू पीसी का, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या कह रहा है जी, नो स्टेट दैट इज एडजेसेंट टू, वही सेम चीज बता रहा है। दिस इज कॉल्ड द थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल बिकॉज देयर आर थ्री स्टेट ट्रांजिशन फॉर द इनिशियल स्टेट टू कमिट। तीन किस्म की ट्रांजिशन है इसमें, वो मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूँ। रेडी टू कमिट स्टेट एडिड, इसमें रेडी टू कमिट स्टेट ऐड की गई है, जो कि अभी डायग्राम आ गई ये वाली, ठीक हो गया जी। टू पीसी में क्या हो रहा था, ये आपको नजर आ रही होगी ये वाली डायग्राम। तो इसमें सिर्फ क्या था, इनिशियल किया उसने, जैसे ही प्रिपेयर किया, ठीक है, प्रिपेयर का मैसेज आया, उसने इनिशियल पे हो गया, चलो ओके, प्रिपेयर में वो गया, उसने वोट कमिट किया कि ये हाँ जी करनी है, ठीक है। उसने रेडी किया, उसके बाद क्या किया, रेडी करने के बाद उसने कमिट किया, एक्नॉलेज हुआ और एक जगह पे ही फाइनल कर दिया, या तो अवार्ड में चला जाता एक्नॉलेज सेंड करके, या तो कमिट में चला जाता। अब इसमें क्या हो रहा है थ्री पीसी में, ये वो चीज को थोड़ा सा हैंडल किया गया कि फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए तो क्या हो, अगर लाइक इसमें आपने रेडी किया ना, तो अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया कमिट का तो फौरन से कमिट कर देगा टू पीसी में। अगर आप थ्री पीसी में हैं तो वो क्या करता है, अगर आप रेडी स्टेट में हैं, आपने प्रीपेयर टू कमिट किया है, रेडी टू कमिट किया है, तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है तो वो क्या करता है, वो प्री कमिट में जाता है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ओके, ये जो आपको नजर आ रहा है प्री कमिट, तो ये क्या करता है, ये अगर थोड़ा सा टाइम इसको लग जाए तो प्री कमिट करके उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है और फिर कमिट में आता है। इसको मैं भी आपको नहीं समझ आएगा, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिखा होगा।
कोऑर्डिनेटर टाइम आउट पॉसिबल स्टेट, तो ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था वेट स्टेट स्टेज फॉर वोट अबाउट वोट कमिट। ये वेट करता है अबोर्ट के वेट के लिए या कमिट के सिग्नल के वेट के लिए। सिग्नल ही है, एज ए कंसीडर काउंट करें। इफ इट टेक्स टाइम, अगर इसका टाइम ज्यादा लग जाए, कोऑर्डिनेटर टाइम आउट मतलब इसका टाइम आउट हो जाए वेट स्टेट के अंदर, तो क्या करेगा? ये करेगा लीड टू ग्लोबल अबोर्ट, मतलब कि सारी ट्रांजेक्शन को ग्लोबल को सॉरी अबोर्ट कर देगा, टोटल ट्रांजेक्शन को। प्रोसीड, ये फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। प्री कमिट स्टेट में क्या होगा? वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट टू वोट। अभी आपको यहाँ बताया ना, ये वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट कह रहा है टू वोट। इफ टाइम आउट देन पार्टिसिपेंट विल हैव टू मूव टुवर्ड्स प्री कमिट स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने बताया था कि इफ टाइम आउट, यहाँ पे रेडी स्टेट में वो ऑलरेडी है, तो अगर उसका टाइम आउट हो जाता है तो वो अबॉर्ट में नहीं जाएगा, वो प्री कमिट में चला जाएगा। वो प्री कमिट से डायरेक्टली वो कमिट में चला जाएगा। तो ये इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद कह रहा है कमिट एंड अबॉर्ट इफ इट विल नॉट टेक एनी एक्शन फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि कोई ज्यादा एक्शन नहीं लेगा उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो अ, हो चुका हुआ एक्शन, कमिट या अबॉर्ट है। ओके, ये पार्टिसिपेंट टाइम आउट, यस, पार्टिसिपेंट टाइम आउट के अंदर तीन चीजें आती हैं: इनिशियल स्टेट, रेडी स्टेट एंड प्री कमिट स्टेट। इनिशियल स्टेट को देखते हैं। इट विल स्टे फॉर प्रिपेयर मैसेज दैट कोऑर्डिनेटर विल सेंड, वेट करेगा प्रिपेयर मैसेज का जो कोऑर्डिनेटर सेंड करेगा। इफ कोऑर्डिनेटर डिडंट सेंड प्रिपेयर मैसेज एट पर्टिकुलर टाइम देन इट विल बी अबाउट, मतलब वही चीज तकरीबन सेम रिपीट होती है कि अगर वो कोऑर्डिनेटर ने मैसेज सेंड नहीं किया तो वो अबाउट में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है रेडी स्टेट, वेटिंग फॉर कोऑर्डिनेटर डिसीजन। कोऑर्डिनेटर के डिसीजन का वेट कर रहा होता है पार्टिसिपेंट वाला, पार्टिसिपेंट की साइड पे वेट कर रहा होता है। इफ साइट फेल्स टर्मिनेट द स्टेट, अगर साइट फेल हो जाए, लाइक आपने यही वो अभी बात की है पार्टिसिपेंट की, अगर आपकी साइट फेल हो गई है तो उसको उस स्टेट को जिस फेज में वो था, लाइक रेडी में था, तो रेडी स्टेट के अंदर उसकी साइट फेल हो गई है तो टर्मिनेट द स्टेट, स्टेट को टर्मिनेट कर देता है। चूज न्यू कोऑर्डिनेटर टू प्रोसीड फर्दर, मतलब कि अगर वो रेडी स्टेट में था तो उसको टर्मिनेट करने के बाद वो न्यू कोऑर्डिनेटर जो उसको कैंसिल हो गया ना, लाइक उसको वो तो डिसमिस हो गया, जो हमारी स्टेट फेल हुई, तो वो उसी कोऑर्डिनेटर को एज अ न्यू कोऑर्डिनेटर प्रोसीड करता है। तो उसको फिर फर्दर लेके चलता है कि अब ट्रांजेक्शन होगी जो भी होगी। तो प्री कमिट स्टेट के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर तीन किस्म के कोऑर्डिनेटर्स आते हैं: न्यू कोऑर्डिनेटर इन वेट स्टेट, न्यू कोऑर्डिनेटर इन प्री कमिट स्टेट, न्यू कोऑर्डिनेटर इन अबाउट स्टेट। वेट स्टेट में क्या होता है? कोऑर्डिनेटर इन वेट स्टेट इट विल अबाउट द ट्रांजेक्शन ग्लोबली। कोऑर्डिनेटर अगर वेट स्टेट में है तो इट विल अबाउट द ट्रांजेक्शन ग्लोबली, तो अबाउट कर देगा ग्लोबली ट्रांजेक्शन को, मतलब टोटली। ठीक है, कोऑर्डिनेटर इन प्री कमिट स्टेट ग्लोबल कमिट मैसेज विल सेंड टू न्यू कोऑर्डिनेटर, पार्टिसिपेंट सेंड करेगा मैसेज न्यू कोऑर्डिनेटर को कि इसको ग्लोबल कमिट कर दो, अब ये होगा। प्री कमिट से होता हुआ ग्लोबल कमिट में जाएगा और वहां से फाइनलाइज कर देगा ये कि ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। द नेक्स्ट थिंग इज दैट न्यू कोऑर्डिनेटर इन अबाउट स्टेट, पार्टिसिपेंट विल बी इन अबाउट स्टेट और स्टेट विल बी इन अबाउट, मतलब वही बात है कि अगर वो कोऑर्डिनेटर अबाउट स्टेट में चला गया तो उसको वो अबाउट स्टेट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी इन एनी कंडीशन। उसके बाद आता है नेटवर्क पार्टीशनिंग। ये थोड़ा ओके, नेटवर्क पार्टीशनिंग उसी के अंदर आता है। इसके अंदर एक डायग्राम भी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। टाइप ऑफ नेटवर्क पार्टीशनिंग, इसके अंदर दो किस्म की पार्टीशनिंग होती है: सिंपल पार्टीशनिंग और मल्टीपल पार्टीशनिंग। नेटवर्क सिंपल पार्टीशनिंग के अंदर लिखा हुआ है जी नेटवर्क डिवाइडेड इनटू वन ओनली टू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है सिर्फ दो कंपोनेंट्स में, लाइक आपके दो सर्वर हो सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट आप चेंज कर लें, जिस तरह भी आप रख सकते हैं उसको समझने के लिए। अब नेटवर्क डिवाइडेड इनटू मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल पार्टीशनिंग, लाइक आप थ्री सर्वर्स को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक लॉजिक थी इसकी छोटी सी, जो वही एक्सप्लेन हो रही है। इसमें एंड पे लिखा है जी अनफॉर्चुनेटली जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड नॉन ब्लॉकिंग टर्मिनेट प्रोटोकॉल इन द प्रेजेंस
ऑफ नेटवर्क पार्टीशनिंग, मतलब इसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग टर्मिनेशन प्रोटोकॉल मुश्किल है फाइंड करना इसमें नेटवर्क पार्टीशनिंग के अंदर। तो ये जो 2 डायग्राम्स बनी है ना, ये जो लेफ्ट वाली आपको नज़र आ रही है आपके लेफ्ट पे, एक है 2 पीसी, एक है 3 पीसी, ठीक है? अब इनमें एज़ अ डायग्राम डिफरेंस देख रहे हैं आपको। अ, शायद मुझे लगता है मैंने वही सेम इमेज लगा दी है। अ, मुझे लगता है मैंने सेम इमेज लगा दी। ओके, तो इसमें क्या होता है जी कि 2 पीसी में प्री कमिट नहीं होता, ठीक है? लेकिन 3 पीसी में प्री कमिट होता है। वो इसलिए कि अभी मैंने ये पीछे आपको एक्सप्लेन किया था इस जगह पे कि अगर उसका टाइम आउट हो जाता है, अगर रेडी स्टेट में है, उसका टाइम आउट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो प्री कमिट में चला जाएगा और यहाँ से ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है प्री कमिट में चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वो राइट कमिट करेगा, इसको सिग्नल यहाँ पे पास करेगा प्री कमिट को, जो कि पार्टिसिपेंट वाली साइड पे है। तो यहाँ से वो राइट कमिट करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कमिट को और आपकी ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज कर देगा। तो ये मेरा कुछ टॉपिक था जो कि कुछ काफ़ी लेंथी था। तो अब आपको कोमल फर्दर एक्सप्लेन करेंगी। कोमल प्लीज़ आप फर्दर प्रोसीड करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़ आपकी। जी आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल। जैसे कि हमें पता है कि जो सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के लिए वो यूज़ होते हैं। ये हमारे जो सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल हैं ये बेस करते हैं हमारे कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम्स पे, ठीक है? ये जो है हर यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो परमिशन देते हैं कि जैसे वो करते हैं भेजते हैं अपनी क्यूरीज के हमें यहाँ से यहाँ तक का डाटा चाहिए। जैसे कि अब गो से करते हैं, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, तो उनका ये होता है कि मतलब वो अपनी अलग अलग क्यूरीज उनको भेजते हैं और वो उनको मैनेज करते हैं, ठीक है? हर साइट के पास जो है उन्होंने कोमल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, जुनैद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कोमल, हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें। और ये यहाँ पे है, ठीक है? आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही कोमल। इधर है पार्टीशनिंग, मतलब जो हर एक कोमल आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। हेलो। जुनेद, जी अब कोमल स्क्रीन शो हुई। एक मिनट बच्चों, मेरी बात सुनो। जुनेद, आप ऐसा करो, ये कोमल की स्लाइड्स आप शेयर करो
क्योंकि उसका नेट स्लो है, तो अगर वो शेयरिंग भी करेगी तो उसकी आवाज इसी तरह से बार बार गायब होगी। जी ठीक है मैम, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। मेंबर उसकी स्लाइड शेयर कर दे और वो सिर्फ स्लाइड्स को कंटिन्यू करे अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है? कोमल मुझे फौरन से स्लाइड सेंड करना। मैं 1 मिनट करती हूँ। आप सबने कंबाइन क्यों नहीं की हुई? मैम वो इसलिए नहीं की क्योंकि हर बंदे का ना वो अपने हिसाब से जरा कंटेंट होता है, वो ऊपर नीचे वो करना होता है, तो हाँ। वो कहते हैं जी तू यस ऊपर कर ले मैम। और नीचे कर ले, इस तरह वो ना ठीक नहीं होता, इसलिए एंड पे आपको कंबाइन करके सारी फाइल दी जाएगी। मैम कंट्रोल्स का इशू था, इसीलिए हमने अलग रखी थी। हमने डायग्राम्स एक्सप्लेन करनी थी, तो स्लाइड्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है। जी जुनेद, आप जल्दी ज़रा कोमल से कांटेक्ट करें। जी मैं कर रहा हूँ। मैम पर एलएमएस पे तो आप मर्ज करके ही करेंगी ना अपलोड? आप लोग जो मर्ज करके मुझे भेजेंगे वो ही अपलोड करूंगी ना। ठीक है, थैंक यू। जी इंशाल्लाह मैम, आपको मर्ज करके ही मिलेंगी स्लाइड्स इंशाल्लाह। जुनेद मिल गई? जी मैं वही कर रहा हूँ, सिर्फ एक। मैम कोमल की स्लाइड्स में ना एरर आ रहा है, मतलब वो जो बॉक्सेस नहीं आ जाते, पता नहीं कुछ इस तरह का इशू है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। बॉक्सेस आ रहे हैं, कोई टॉपिक का नाम भी लिखा नहीं आ रहा। वेट, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट, मैं चेक कर लूँ जरा। हाँ राबे जरा जल्दी से करो, टाइम ज्यादा हो रहा इधर भी वही इशू है जुनेद, सेम इशू। 1 मिनट शेयर करती हूँ, चेक करें। ये है। यही वाला आ रहा है इधर भी। कोमल आप खुद से शेयर करो, शायद नहीं ठीक हो जाए। इनेबल एडिटिंग करो। कोमल के एक्चुअली इशू ये है कि वो जब भी कोई फाइल सेंड करती है तो वो शॉर्टकट आ जाता है या फिर वो विंडो शॉर्टकट बन के आती है। तो इस वजह से मोस्टली जब भी हम उसे ओपन विद करते हैं तो वो इसी तरह का डॉक्यूमेंट खुलता है। उसे कहे कि या तो फाइल प्रॉपर्ली आपको ईमेल करे। मैम मैंने पूरी फाइल उनको सेंड की है, मैंने वो शॉर्टकट तो नहीं सेंड किया। मैं बंद करके फिर करती हूँ। फाइल ओपन थी तब ईमेल किया या फाइल बंद करके उसको अपलोड किया था? फाइल ओपन थी तो किया है। ओपन नहीं ना रखें, बंद करें और फिर उसके बाद उसे अपलोड करें। ठीक है। बंद करके उसको सेव करना और उसके बाद सेंड करना, ओपन नहीं करना जब तक सेंड ना हो जाए। ओके। जुनेद मिली?
on same issue. कोमल खुद ही स्लाइड शेयर करो, शायद आवाज क्लियर आ जाए। मैं 1 मिनट करती हूँ। नजर आ रही है स्क्रीन? जी आ रही है। जी नज़र आ आवाज रही भी आ है। रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो जो हमारे सेंट्रलाइज्ड टर्मिनेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम्स पे। ये जो है हमारी मतलब करते हैं, परमिशन देते हैं, मतलब जो सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और और आइसक्रीम खानी? आइसक्रीम खवामा? ऐसी ये देखो। और जो प्राइमरी साइट आमना टेक्निक्स प्लीज होती माइक है, बंद कर लीजिएगा। और आ रहा है आमना, ये काइंडली माइक तो बंद करवा दें। टेक्निक्स जो साइट के जो उन्होंने अपने आइटम जब तक मतलब बस एट अ टाइम क्यूरीज आ सकती हैं डिफरेंट प्लेसेस से, और उसके बाद जो है मतलब जो डिफरेंट जगहों से सेम डाटा सेम एक साइट को एक्सेस किया जाता है डाटा आइटम्स के लिए, उनके वो सिर्फ उसी डाटा का मतलब उनको रिजल्ट देते हैं, जो कि डाटा उसको क्यूरी जो है वो पास की जाती है कि हमें इस क्यूरी के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए, तो वो उसी क्यूरी के अकॉर्डिंग उनको डाटा देते हैं। ठीक है, ये दो सिंपल इसके अप्रोचेस, ये दो सिंपल अप्रोचेस हैं इनके, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हर साइट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब वो अपने डाटा को सेव मतलब करने के लिए, अगर उनका डाटा किसी कुछ जो उनका डाटा है वो फेलियर हो गया, मतलब उनका डाटा जो है वो ख़राब हो गया, तो वो उसका कोई ना कोई ऐसे वो कर सकते हैं कि मतलब बाकी जो डाटा है वो उनका उस पर जो ख़राब हुआ डाटा उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, वो उसको जो है वो अलग से पार्टीशन करके उसके लिए और सेव करने के लिए उसको एक अलग नेटवर्क जो है उसके लिए वो उसका करके जो है इंतज़ाम करते हैं, मतलब जिसके अंदर वो डाटा सेव कर सकते हैं अपना, ठीक है। और इसके आगे है वोटिंग बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें जो है वोटिंग बेस्ड प्रोटोकॉल में बेसिकली जो है वो जब हम एक रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो वोटिंग जो है वो होती है, जिस साइट के लिए ज़्यादा वोट किए जाते हैं, वो जिस क्यूरी के लिए ज़्यादा वोट होते हैं वो जो है वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। The voting is done based on an internal algorithm and not by the user directly. This site involved in the voting contain replicated data and it helps in reducing the load on the sites. इसके आगे जो है ये इसके ये साइट ये दो इसकी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कमिट की जाती हैं या अबॉर्ट की जाती हैं एक टाइम पे, ठीक है। हर जो हमारी क्यूरी होती है वो यहाँ कमिट होती है या फिर अबॉर्ट हो जाती है अपनी एग्जीक्यूशन से पहले।
तो ये दो प्रोटोकॉल्स थे, इनमें जिसके आगे आपको जो है वो नुमान जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अपना टॉपिक। हाँ जी नुमान। नुमान स्क्रीन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी जी, जज़ाकल्लाह। स्क्रीन शेयर होगी जी? नहीं, अभी भी नहीं? अब हो रही है, वो राबिया कर रही है। चलें नुमान, आप टॉपिक स्टार्ट करें। जी। स्क्रीन नहीं शेयर हो। वेट, जी वो जी, अगेन क्लोज कर दिए किसी ने। वेट, चलें मैं अब कर रहा हूँ, स्टार्ट 1 करें। मिनट वेट करो आप, मैं कर देता हूँ, इट्स ओके। राबिया, जी, आप कर रही हैं, मैं कर दूँ? मैं कर दिए शेयर, चलें स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हुमान वालेकुम कासमी। अस्सलाम। जी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉक्सेस कांसेस प्रोटोकॉल। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पॉक्सेस क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है और इसकी बेसिक वर्किंग क्या है। 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ पॉक्सेस? पॉक्सेस इज़ बेसिकली अ फैमिली ऑफ एल्गोरिदम जो कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इज़ टू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसेंसस। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ कंसेंसस? कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस का सिंपल मतलब ये है कि जब हम कोई एक वैल्यू, एक डिसीजंस या किसी एक वेरिएबल्स पर हमारी मेजॉरिटी ऑफ साइड जो हैं वो एग्री कर जाएं, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि हम कंसेंसस को मीट कर चुके हैं। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कंसेंसस का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ साइड जो है वो किसी एक डिसीजंस, किसी एक वैल्यू पर एग्री कर जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंसस। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में कंसेंसस को मीट करना बेहद ज़रूरी होता है। सिंपल एग्जांपल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हम 4 दोस्त हैं, चारों में से अगर एक पर्सन ये कहता है कि हमने जाना है आउटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल गो टू डिनर, तो अगर उन चारों में से 3 लोग जो हैं इस डिसीजंस पर एग्री करते हैं, ठीक, अगर एग्री करते हैं तो इसका सिंपल मतलब यह है कि कंसेंसस को हम मीट कर चुके हैं। जी, नेक्स्ट। वाइस पक्सेस एल्गोरिदम नीडेड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? Consensus among sides is a general problem in distributed computing. That's why we need Parks's algorithm to reach consensus. यानी कि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, जैसे पहले पिछले प्रीवियस स्लाइड में मैंने मेंशन किया, कि हमें
जो है वो कंसेंसस को मीट करने की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई, ताकि हम रिलायबिलिटी को मीट कर सकें, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक जो है उसको यही है कि रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हम रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए हम पाक्सिस एल्गोरिथम का सहारा लेते हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा, पाक्सिस एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें जो है वो चंद बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, उनमें 3 चीज़ें हैं जी, प्रपोजर, एक्सेप्टर एंड लर्नर। हमारे पास प्रपोजर होता है, प्रपोजर उसको कहते हैं जो प्रपोजर को, यानी कि जो सेंड प्रपोजल टू एक्सेप्टर, जो कि एक्सेप्टर को, एक्सेप्टर मीन पार्टिसिपेंट या प्रपोजर मीन लीडर, लीडर जो प्रपोजल सेंड करता है एक्सेप्टर को, और एक्सेप्टर वो है जो पार्टिसिपेट करता है उस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, और सेंड किए हुए प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करता है या इग्नोर करता है। ठीक है, लर्नर जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यू को एट एनी पॉइंट उसको लर्न करता है। जी नेक्स्ट। अच्छा जी, पैक्सिस एल्गोरिथम जो है वो वेरी सिंपल होता है अगर आपके पास प्रपोजर 1 हो, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास प्रपोजल जो है वो मैनी हो सकते हैं जो कि सेंड करते हैं वैल्यू एक्सेप्टर को। ठीक है, तो रियलिटी में कुछ डिफिकल्टीज जो हैं वो उसको पैक्सिस एल्गोरिथम को उनको हैंडल करना कि इतनी काबिल एल्गोरिथम के पास उन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हैंडल करने की उसके पास काबिलियत होना बेहद ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर रियलिटी में क्या हो सकता है कि एक प्रपोजर जो है वो सेंड कर सकता है, यानी कि मल्टीपल प्रपोजर जो है वो वैल्यू सेंड कर सकते हैं एक्सेप्टर्स को। ठीक है, अब एक्सेप्टर के लिए ये जानना, ये नोटिफाई करना या उसको ये डिसाइड करना कि विच वैल्यू इज प्रपोज्ड वैल्यू, ये उसके थोड़ा मुश्किल होता है। पहला तो प्रॉब्लम ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि मल्टीपल प्रपोजर जो हैं वो सेंड करते हैं अपना प्रपोजल एक्सेप्टर्स को, लेकिन एक्सेप्टर की तरफ से, मेजोरिटी की तरफ से एक्सेप्ट का आंसर नहीं आता। जैसे हम पढ़ रहे हैं कंसेंसस, एक बंदा जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दी मैंने 4 दो फ्रेंड्स की, कि एक फ्रेंड अगर वो कहता है, तो अगर उसे मेजोरिटी की तरफ से एग्री का आंसर नहीं आता तो फिर क्या होगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अच्छा, सम ऑफ द एक्सेप्टर फेल्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ साइट्स हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस फेल हो जाएं, तो फिर क्या होगा। नहीं जी, इन प्रॉब्लम्स का पहली प्रॉब्लम है जी कि मल्टीपल प्रपोजल सेंड करते हैं अपनी वैल्यू को, तो फिर पाक्सिस एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, वन बाय वन इनका सोल्यूशन भी सुन लीजिएगा। पहली प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन कैसे होता है जी, हर प्रपोजल को एक बैलेट नंबर, एक यूनिक बैलेट नंबर असाइन किया जाता है, और एक्सेप्टर के लिए ये आसानी पैदा हो जाती है कि वो हर प्रपोजल को इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, यह फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पाक्सिस एल्गोरिथम। ये नेक्स्ट हमारे पास मल्टी प्रपोजल विद नो प्रपोज्ड वैल्यू रिसीविंग अ मेजोरिटी। अगर हम मल्टीपल प्रपोजल, एक प्रपोजल सेंड किया, उसको मेजोरिटी एक्सेप्टेंस का आंसर रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब होगा क्या, पाक्सिस हमें अलाउ करता है कि हम राउंड को दोबारा अपना राउंड जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर वो फिर देखेगा, उसने प्रपोजल सेंड किया, उसे फिर मेजोरिटी की तरफ से गेट एक्सेप्ट नहीं रिसीव हुआ, तो फिर अगेन और राउंड चलता जाएगा। द मल्टीपल कंसेंसस राउंड जो है एग्जीक्यूट होंगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मल्टीपल कंसेंसस राउंड जो है वो पाक्सिस एल्गोरिथम उसको एग्जीक्यूट करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो मेजोरिटी की तरफ से जो है वो मेजोरिटी की तरफ से कंसेंसस का जो एक्सेप्ट का जो आंसर है वो रिसीव नहीं कर पाता। सम ऑफ द एक्सेप्टर फेल्स दैट दे एक्सेप्ट वैल्यू। अभी थर्ड प्रॉब्लम जो है, इसका सोल्यूशन क्या है जी, पाक्सिस एल्गोरिथम ने इसका सोल्यूशन ये निकाला, जैसे हमने सेकंड में भी देखा कि हम राउंड को जो है वो दोबारा राउंड एग्जीक्यूट करते हैं, उस वक्त तक करते हैं जब तक हमारे पास जो है मेजोरिटी की तरफ से हमें एक्सेप्ट का मैसेज रिसीव नहीं होता। तो अगर कोई फेल हो भी जाता है, अच्छा यहाँ इसमें एक बात और है, हमने 2PC में देखा कि अगर आप ये 2PC में ये देखा कि हमने तमाम जो साइट्स हैं, तमाम साइट्स, उनका पार्टिसिपेट करना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे राबिया और जुनेद ने डिस्कस किया था कि तमाम साइट्स का पार्टिसिपेट करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन ये पाक्सिस में देखें कि हमें ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम साइट्स ही उसमें पार्टिसिपेट करें।
हमने सिर्फ ये देखना होता है कि मेजोरिटी की तरफ से क्या रिप्लाई हमें रिसीव हुआ है, क्या एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हुई है, हमने उसकी बेस पर ग्लोबल डिसीजन जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई साइड फेल हो भी जाती है तो हमें हमारे प्रोसेस में, हमारे ट्रांजैक्शन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो मेजोरिटी की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, हमने उसकी बेस पर एक ग्लोबल डिसीजन को ले कर लें। जी अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास है सक्सेस ऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ फेलियर। ठीक है, सक्सेस ऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ फेलियर, फेलियर्स ना हो तो फिर सक्सेस एल्गोरिथम किस तरह ऑपरेट करता है। ठीक है, प्रपोजर जो है वो अपना एक प्रीपेयर मैसेज सेंड करेगा विद बैलेट नंबर टू एक्सेप्टर्स। ठीक है, प्रपोजर जो है वो लीडर जो है वो अपना मैसेज प्रीपेयर मैसेज सेंड करता है विद यूनिक आईडी मींस बैलेट नंबर के साथ एक्सेप्टर्स को। अच्छा, एक्सेप्टर अप्लाई सम चेक्स ऑन रिसीव्ड बैलेट नंबर। अब जो एक्सेप्टर है वो रिसीव्ड बैलेट नंबर पर कुछ चेक अप्लाई करते हैं। वो चेक क्या होते हैं? चेक ये होता है कि पहला चेक उसने ये अप्लाई करना है कि उसने देखना है कि अगर एक्सेप्टर ने ये वैल्यू पहले कभी पास्ट में रिसीव नहीं की हुई, कभी की ही नहीं उसने, उसका पहला ये प्रपोजल है, तो फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर उसने पास्ट में की वैल्यू पहले जो है वो उसने रिसीव की होती है, एक्सेप्ट की होती है, तो फिर वो देखता है कि अब जो बिल्कुल रिसेंट उसके पास वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है। अगर तो ये वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर होगी तो देन वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो इसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, थर्ड है जी, प्रपोजर रिसीव्ड एक्नॉलेज मैसेज फ्रॉम द एक्सेप्टर। अब प्रपोजर ने एक्नॉलेज मैसेज रिसीव कर लिए। ठीक है, अब अगर तो जो रिसीव मैसेज किए हैं उसने प्रपोजर ने वो एक्सेप्ट मेजोरिटी जो है वो किसी एक वैल्यू पर इत्तेफाक कर रही है, जो उसने दोबारा मैसेज एक्नॉलेजमेंट उसने चेक किया प्रपोजर ने, तो प्रपोजर को जो मेजोरिटी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिली है वो वही एक स्पेसिफिक वैल्यू उसके पास आई रिसीव हुई है, तो फिर वो इट विल नोटिफाई ऑल एक्सेप्टर हु रिकॉर्ड दैट वैल्यू इन द फाइनल वन। तो फिर उस वैल्यू को फाइनल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, फाइनल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। और फिर जो लर्नर है वो इस वैल्यू को किसी भी टाइम जो है वो लर्न कर सकता है। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों। जी, नेक्स्ट जो है वो कोमल इसको मजीद जो है फर्दर प्रोसीड करेंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरी तमाम फेलो से, जी आप पूछ सकते हैं। जी कोमल, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह। मैडम आई थिंक कोमल का ना इंटरनेट इशू ज़्यादा आ रहा है, तो उसने भी मुझे कॉल की थी। अब आई डोंट नो कि क्या कहना चाहिए, लेकिन उसका इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा। वो अब आई डोंट नो क्या कहा जा सकता है। बाकी किसी का क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक में से वो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चंस हैं? मैम मेरा भी रहता है टॉपिक। वो तो मुझे भी पता है, तो मैं पिछले वालों का पूछती हूँ। ओके मैम। स्टार्ट करूं? हाँ जी जी। जी। ये टॉपिक है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली जो है ये कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम और रिलायबिलिटी के दरमियान जो स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब जो उनकी स्पेसिफिकेशंस का इंटरफेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया। इसमें 3
चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में डिस्कस है, कमिट, अबॉर्ट और रिकवर कमांड्स का। ठीक है, इसमें जो है वो हमने मतलब मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कहते हैं कि मतलब हमें ज़्यादा जो एक हमें जो मॉडल है, मतलब मोर डिटेल मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर दैट द वन वी हैव प्रेजेंट नीडेड टू बी कंसिडरेटेड फॉर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कमांड्स के हमें अपनी कमांड्स को पूरा करने के लिए जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो डिटेल वाला जो है मतलब मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो चाहिए होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है ओवरऑल जो स्कीम है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपेंड करती है रिकवरी प्रोसीजर के, जो कि मतलब लोकल रिकवरी मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। जब हम इसको 2PC प्रोटोकॉल जो है यूज़ करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वो LRM के जो है वो टॉप पे आती है। ठीक है, इसके जो है मज़ीद वो 3 एरियाज़ हैं जिन पे मतलब 3 इसके पार्ट्स हैं जिस पे ये मज़ीद जो है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कोऑर्डिनेटर्स एक्सेस टू द डेटाबेस लॉग, और ये है coordinator and participant concept of the commit and replica control protocol with the framework of the transaction manager scheduler local recovery manager architecture. ठीक है, the changes that need to be made in the local recovery manager operations. ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस के 3 इश्यूज हैं जो मैं आपको, ठीक है, इसका ये है कि one way is to execute coordinator and task manager scheduler at same site, but this will have some communication problem, and to deal with that implement the coordinator as task manager and participant as scheduler, and the scheduler with handle the commit with the concurrency. ठीक है, इसके अलावा है ये there will also be a possible problem as the LRM need to access the logs but won't be able to, so the solution is to maintain a copy of the logs. ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो the other possible solution is to maintain a commit log in the same database. और इसमें ये भी आता है कि मतलब ये कवर करता है नहीं, ठीक है, इसमें ये होता है कि मतलब इसमें पॉसिबल सोल्यूशन मतलब इसमें ये पॉसिबल सोल्यूशन हो भी सकता है कि हम इसको जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं कमिट लॉगिन से जो सेम डेटाबेस में होता है। इसके अलावा ये हमारे पास इसका है ये इसका सेकंड इशू है। ठीक है, और ये है कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल में ये आता है। ठीक है, इसमें जो है हर जो है इसमें कंकरेंसी प्रोटोकॉल जो है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसमें हमने जो है वो ट्रांजैक्शन के दरमियान जो है वो कमिट किया जाता है। जो स्केजुलर है हर साइट के पास जो है वो अपना मतलब अगर जिन्होंने अपना डाटा जो है वो सेव करना होता है उनके लिए मसला नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो है वो स्केजुलर होता है, उनका एक ही स्केजुलर होता है जिसने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं ऑन द टाइम।
तो इस वजह से उनको जो है वो इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन वो जो सेंट्रलाइज्ड डाटा करके यूज़ करते हैं उनके लिए ये जो है कंकरेंसी कंट्रोल का जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें फिर जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने फिर हर स्केजुलर ने जो है वो अपना काम करना होता है। इस केस में जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो इम्प्लीमेंट एज पार्ट ऑफ डाटा प्रोसेसर रिक्वायरिंग modification to both algorithms implemented by the LRM and possible to the execution of the 2PC protocol वो इसमें करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो इसकी समझ आ गई है या इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं? क्लास ठीक है, कॉमेंट आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसमें ये है कि जो इसमें जो सेंट्रलाइज्ड डाटा है उसको अपना एल्गोरिदम और अपनी एग्जीक्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो वो उसके लिए काम करने के लिए मतलब उसको बताना पड़ेगा कि जो वो उसका नॉर्मल एल्गोरिदम के साथ वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए फिर वो उसके लिए ये कंकरेंसी एल्गोरिदम जो है वो काम करेगा, 2PC प्रोटोकॉल जो है वो काम करेगा। सॉरी, मैंने वो बोल दिया, कंकरेंसी कंट्रोल का 2PC इधर आना था। इसके अलावा ये इसका थर्ड इशू है वो है ये इसका थर्ड इशू है। इसमें हम कमिट इधर आएगा इशू स्टोरिंग द कमिट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड इन द डेटाबेस लॉग मेंटेन बाय द LRM एंड बफर मैनेजर रिक्वायर सम चेंजेस टू द LRM। इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब जो हमारे पास डेटाबेस मेंटेन की गई है उसमें LRM जो है वो मैनेजर उसका जो है बफर मैनेजर वो रिक्वायर करता है सम चेंजेस LRM में। कमिट प्रोटोकॉल के रिकॉर्ड और डाटा लॉग जो मेंटेन करनी है उसके मतलब उसको मेंटेन करनी होती है, उसके लिए LRM के एल्गो को थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। उसकी चेंजेस डिपेंड करती हैं उसकी टाइप के एल्गोरिदम पे जो आप उस टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली वो एल्गोरिदम को मॉडिफाई करने के लिए ग्लोबल कमिट डिसीजन के लिए आपको हैंडल करने के लिए तैयार करना होता है, और वो कमांड और ग्लोबल कमिट को सेपरेट हैंडल करता है। और LRM को पढ़ने के बाद जो है वो स्केजुलर को हर ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसीड करता है, प्रोसीजर का बताता है कि आपने किस सीक्वेंस में जो है ना वो काम करना है। इसमें ये आप बताता है कि मतलब इधर आ जाएगा, मतलब उसने अगर साइट का जो है वो फेल हो जाता है, कोऑर्डिनेटर जो होता है उनका पार्टिसिपेंट का जो उनको बताता है कि मतलब आपने कैसे काम करना है, अगर उनका वो फेल हो जाता है काम तो मतलब उसका अगर वो उनको नहीं बताएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है या कैसे उसने वो करना है, तो वो उसका शुरू पे जो है वो ख़राब मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा मतलब। तो इसके साथ ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कैन बी स्टोर्ड टुगेदर विद द बिगिनिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। द LRM then to search the first last record written in the log record during execution of the commit protocol. If it is it cannot be even a being commit record or a abort or commit record, the transaction will not start to commit, ठीक है। अगर LRM जो है वो कंटिन्यू किया जाता है रिकवरी के प्रोसीजर में, तो फिर उसके लिए जो है कमिट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। रिकवरी के लिए अगर उसको स्टार्ट करते हैं तो
जो उसकी रिकवरी है वो कोऑर्डिनेटर को दे दी जाती है, और जो LRM में लास्ट रिकॉर्ड जो है वो सेव होता है, उसमें वो स्केजुलर जो है उसको सेंड कर देता है। Any questions? हाँ जी बच्चों, Hello? किसी का question है? No question.